हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एंड सीटेट क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको सीटेट फरवरी 2014 के एग्ज़ाम में जो मैथ्स की पेडागोजी के क्वेश्चंस आए हैं वो सॉल्व कराऊंगी। जैसे कि आपको पता है कि एक नई सीरीज जिसमें कि मैथ्स के न्यूमेरिकल पार्ट है जो कि सीटेट के एग्जाम्स में आते हैं, सभी क्वेश्चंस वो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। उसमें सिर्फ आपको न्यूमेरिकल पार्ट मिलेगा मैथ्स का, और इस सीरीज़ में आपको सिर्फ पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। अब देखिए, महत्वाकांक्षी का मतलब ही होता है कि उच्च उद्देश्य, ठीक है, कि गणित का शिक्षण जो है उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन जो आपका ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा गणित के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। गणित के संकीर्ण उद्देश्य जो पहले ऑप्शन में दे रखा है, देखिए गणित के कभी भी उद्देश्य संकीर्ण या कि नैरो नहीं हो सकते। गणित को अन्य विषयों से जोड़ने के लिए, यानी कि महत्वाकांक्षी का मतलब ये भी नहीं होता कि गणित को अन्य विषयों से जोड़ा जाए, या गणित के अनुप्रयोग यानी कि गणित के एप्लीकेशन, तो ये भी इसका ऑप्शन ठीक नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या ठीक होगा, गणित का शिक्षण महत्वाकांक्षी अर्थात गणित के उच्च उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो क्लियर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है हमारा, कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। मूर्त वस्तुएं क्या होती हैं, जो कि आपको दिखाई देती हैं, यानी कुछ वस्तुओं को सामने रख दिया जाता है और उसके हिसाब से आपको एक्टिविटी करने को दी जाती है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि रंगों की डिब्बों में क्रेयनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम, और क्या कहा कि उनकी गणित की कॉपी में कागजों की संख्या सम है अथवा विषम। तो क्रेयोनों या पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य अधिगम के लिए मूल्यांकन है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन है, अधिगम के अंत में मूल्यांकन है, या अधिगम का मूल्यांकन है। तो देखिए, इसमें शिक्षिका ने कुछ वस्तुएं दी हैं छात्रों को कि उनके हिसाब से वो देखेंगे कि सम है या विषम है क्रेयोनों की संख्या। तो देखिए, जो भी कार्य आपका कक्षा में होता है वो आपका अधिगम के लिए मूल्यांकन होता है, क्योंकि अधिगम के रूप में मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है वो खुद का परीक्षण खुद के द्वारा किया जाता है, कि आप खुद का परीक्षण कर रहे हैं, यानी कि शिक्षिका ही खुद को टेस्ट कर रही होती खुद के रूप में, या छात्र खुद को ही टेस्ट कर रहे होते खुद के रूप में, तो वो असेसमेंट एज लर्निंग हो जाता। अधिगम के अंत में मूल्यांकन क्या होता है कि आपने कोई पाठ पढ़ा दिया या आपने पूरा सेशन एंड हो गया, उसके अंत में आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। और अधिगम का मूल्यांकन भी आपका समेटिव होता है, यानी कि आप लास्ट टर्म जो एग्जाम होते हैं आपके, या हाफ टर्म एग्जाम होते हैं, उसमें जो असेसमेंट होता है वो आपका अधिगम का मूल्यांकन है। क्योंकि इसमें जो शिक्षिका है वो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का मूल्यांकन कर रही है कि उनको ये आता है कि नहीं, कि सम है या विषम। तो ये आपका हो गया अधिगम के लिए मूल्यांकन। तो आंसर नंबर इसमें आपका ठीक हो जाएगा, आंसर नंबर 1 अधिगम के लिए मूल्यांकन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि कक्षा 2 में व्यवकलन के प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। इस अभ्यास का उद्देश्य है संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना, संकलित मूल्यांकन, छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, या मस्तिष्क का गणतीकरण। अब देखिए, कोई भी शिक्षिका छात्रों को पढ़ा रही है, ठीक है, व्यवकलन यानी कि सब्ट्रैक्शन पढ़ा रही है, और उसने ये चित्र बना के दिया है। इस चित्र में सर्किल बने हुए हैं और सर्किल के आसपास सर्किल बने हुए हैं, इसमें कुछ खाली सर्किल्स है, ठीक है, और बीच में आपका फिल सर्किल है। तो इसमें वो बता रही है कि क्या आपका वैल्यू आएंगी, ये आपको छात्रों को बताना है। तो अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है शिक्षिका के लिए, कि संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना। अब इस चित्र को देख के आप कह सकते हैं कि इसमें से माइनस करना है और कुछ संख्याएं प्लस करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ही यही है कि यह सब्ट्रैक्शन और एडिशन बच्चों को वो सिखाना चाहती है। समेटिव असेसमेंट, संकलित मूल्यांकन, यानी कि ये फाइनल असेसमेंट तो है नहीं कि बच्चों का कोई रिजल्ट इसमें क्लियर करना है आपको, या कोई छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करनी है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि कुछ फन एक्टिविटी टाइप का है ये। और ना ही इसमें कोई मैथमेटाइजेशन ऑफ माइंड यानी कि मस्तिष्क का गणतीकरण हो रहा है, ठीक है। इसमें सिर्फ शिक्षिका छात्रों को सिखाना चाहती है कि किस तरह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए जाते हैं, वो चित्र के माध्यम से बच्चों को सिखा रही है। तो इसका मतलब है, इसका जो आंसर आपका ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना।
तो ऑप्शन नंबर इसमें ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी के समझ बोधगम्यता की, शिक्षार्थी की सृजनात्मकता की एंड शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति को। अब देखिए, ये कोई चित्र दे रखा है इसमें, और इसमें पूछ रहा है कि ये प्रश्न किस प्रकार की जांच कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें कुछ आपके वर्ग दे रखे हैं और कुछ आयत दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कुल कितने आयत हैं। तो शिक्षार्थी को इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी, यानी कि उसको ज्ञान तो है ही, साथ ज्ञान तो होना ही चाहिए कि ये वर्ग हैं या आयत है, लेकिन उसकी समझ भी इसमें विकसित होनी चाहिए कि इसमें कितने वर्ग हैं और कितने आयत हैं। ठीक है, यानी कि वर्ग और आयत में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है शिक्षार्थी के समझ बोधगम्यता की। ठीक है, शिक्षार्थी की सृजनता की, यानी कि इसमें कोई भी क्रिएटिविटी किसी प्रकार की नहीं आपकी शो हो रही है कि छात्र किसी प्रकार की क्रिएटिविटी शो कर रहा है, या शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति को। तो रोट मेमोराइजेशन यानी कि मेमोरी को हम कभी भी शिक्षण में अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है, हमेशा हम समझ को अच्छा मानते हैं कि शिक्षार्थी को कितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है या कितना उसने उसको एडेप्ट किया है। तो सही ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा, वो है आपका शिक्षार्थी के समझ बोधगम्यता की। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। पहला है हमारा, कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हैं। अब देखिए, छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता, यानी कि जो छात्र के दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं उनमें कुशल करना छात्र को। ये जो सभी संख्याएं दे रखी हैं आपको, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये किसी भी तरह से छात्रों की दैनिक जीवन की समस्याओं को हल नहीं करती है, ये सिर्फ एक गणित के सवाल हैं। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट जो कह रहा है, कोई सामूहिक परियोजना, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। अब देखिए, इस परियोजना में छात्र हर क्रियाकलाप से जुड़ रहा है, जैसे कि खेल से, कला से, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप, यानी कि जीवन के हर क्षेत्र में छात्र को जुड़ने का मौका मिल रहा है इसमें। ठीक है, यानी कि इन सभी क्षेत्रों में छात्र जब एक्टिव होंगे, उनको एक्टिविटी करने को मिलेगी, तो उसको जीवन की समस्याओं को सुलझाने में कुशलता हासिल होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्वेश्चंस और ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतरावर्ग पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना। कोई भी क्विज कंपटीशन आयोजित करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, सिर्फ उस पर आपकी डिबेट होती है। ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें जीवन के हर क्षेत्र से छात्र को जोड़ा जा रहा है। एक और ऑप्शन है, उसमें कह रहा है कि कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्याएं जैसे ज्ञात कीजिए 25 गुना 34 या 451 को 11 से भाग दिया जाए। तो ये भी देखिए, वर्कशीट में भी एक क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिनका एक निश्चित आंसर होता है। जीवन का किसी भी समस्या से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो आंसर नंबर इसमें जो ठीक हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। ठीक है, कि गुणन की इकाई में जो मेन आपकी संकल्पना होती है, यानी कि मेन जो कंसेप्ट होता है मल्टीप्लिकेशन का, वो क्या होता है। 2 अंकीय संख्या को 2 अंकीय संख्या से गुणा करना, ये भी एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है कि किसी भी 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों से गुणा करना। तो ये मल्टीप्लिकेशन का मूल कंसेप्ट नहीं है। गुणन पर आधारित शब्द समस्या, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणन पर कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दे देना, ये भी इसका मेन कंसेप्ट नहीं है। ना ही 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना, यानी कि ये भी कोई मूल कंसेप्ट नहीं है। मल्टीप्लिकेशन तो आप किसी भी नंबर का किसी भी नंबर से कर सकते हैं। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि गुणन के गुण धर्म क्रम गुण और समूह गुण, यानी कि जो आपकी प्रॉपर्टी होती है गुणन की, मल्टीप्लिकेशन की, ऑर्डर प्रॉपर्टी एंड ग्रुप प्रॉपर्टी, जैसे कि 2 गुणा 5 इक्वल टू 5 गुणा 2, यानी कि आप गुणन में दिखा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में कि 2 की 5 में मल्टीप्लाई करने से
वही आंसर आएगा जो कि 5 की 2 में मल्टीप्लाई करने से आएगा। ये जो आपका कहलाएगा ये कहलाता है आपका गुणनधर्म, ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा ऑर्डर क्रम गुण। और समूह गुण क्या होता है कि जैसे आपने 4 की 7 से मल्टीप्लाई करी, ये आ गया आपका 28, ठीक है। तो 4 की 7 से मल्टीप्लाई करने से 28 आता है। ऐसे ही ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई करने से 28 आता है, जैसे 14 की 2 में मल्टीप्लाई कीजिए आप तो भी 28 आता है। तो ये समूह गुण हो गए, एक ही तरह के आपके समूह गुण हो गया इसमें। तो ये मेन कंसेप्ट हो गया गुणन का कि गुणन के गुणधर्म और जैसे कि क्रम गुण और समूह गुण। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय आकाशीय सोच को, या सोचने के निम्न स्तर को, ठीक है। अब देखिए भिन्न का पाठ पढ़ा रहा है शिक्षक और छात्रों से कह रहा है कि किन्हीं भी 5 भिन्नों की सूची बनाओ, यानी कि कुछ भी आप बना सकते हैं उसमें भिन्न को। तो इसमें देखिए सोचने का सिर्फ एक ये निम्न स्तर है, क्योंकि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसमें किसी भी तरह का हाई क्वालिटी ऑर्डर थिंकिंग नहीं है, ना ही इसमें कोई एनालिसिस हो रही है, सिर्फ छात्रों को 5 भिन्ने बनाने के लिए कहा गया है। त्रिविमीय यानी कि स्पेशल थिंकिंग भी नहीं है कि 3D में सोचना है उसको, ठीक है। ये सिर्फ सोचने के निम्न स्तर को प्रकट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि किसी अभ्यास में प्रश्न था पी क्यू तथा आर एस रेखाखंडों की लंबाई मापिए, यानी कि 2 रेखाखंड दे रखे हैं पी क्यू और आर एस, उनकी लंबाई नापना है। तो बच्चे ने क्या उत्तर दिया, ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर और ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यह संकेत करता है बच्चे की किस त्रुटि को, कि उसने संकल्पनात्मक त्रुटि है, ये कार्य विधिक त्रुटि है, या रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि है, या पढ़ने की त्रुटि है। अब देखिए हम जब भी कोई भी त्रिभुज खींचते हैं, मान लीजिए तो जैसे त्रिभुज हमने खींचा ए बी सी, ठीक है। तो ज़्यादातर हमने त्रिभुज खींचा तो हम इसको ए बी सी ही लिखते हैं, ठीक है। कभी भी ज़्यादातर हम इसको पी क्यू आर नहीं लिखेंगे या एक्स वाई जेड नहीं लिखेंगे, तो ये एक लिखने की आदत होती है। ऐसे ही कोई भी रेखाखंड खींचा बच्चे ने, ठीक है, तो वो उसको ए बी ही लिखेगा, ठीक है, चाहे वो उसको पी क्यू दे रखा हो चाहे वो उसको आर एस दे रखा हो। तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी इसमें कंसेप्चुअल एरर नहीं है, कोई भी इसमें प्रोसीजरल एरर नहीं है, सिर्फ क्या है कि रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत है। जैसे कि सर्किल का सेंटर हम हमेशा ओ मानते हैं, ठीक है, हम उसको पी भी मान सकते हैं क्यू भी मान सकते हैं, लेकिन हमारी आदत है कि हम उसको ओ मानते हैं, तो वो हमेशा ओ ही लिखा जाता है। तो ये रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, ये ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी, ठीक है, छात्रों के वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। अब देखिए शिक्षिका ने क्या किया, समाचार पत्र यानी कि एक न्यूज़पेपर क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया छात्रों को और उनसे कहा कि भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं उनका मैच में क्या क्या स्कोर रहा, उसके लिए आपको बार ग्राफ खींचना है। बार ग्राफ क्या होता है कि जैसे किसी भी खिलाड़ी का आपको स्कोर निकालना है, ठीक है, तो उस खिलाड़ी ने मान लीजिए 10 रन बनाए हैं, 20 रन बनाए हैं, तो उस हिसाब से अलग अलग खिलाड़ी का आपको बार ग्राफ खींचना है कि किस खिलाड़ी ने कितने स्कोर बनाया है, तो इसको आप बार ग्राफ कहते हैं। तो शिक्षिका इसमें छात्रों के किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ रही है कि क्रिकेट के स्कोर में जो आपके खिलाड़ी हैं उन्होंने कितना स्कोर किया। तो इसमें जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, ठीक है। प्रोजेक्ट अप्रोच इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि सिर्फ सिंपल शिक्षिका ने छात्रों के किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ा है, ठीक है। कक्षा को आनंदमय एवं अव्यक्तिशील बनाने की, ठीक है, ये भी नहीं है कि इससे कोई क्लास में एंजॉयमेंट हो रहा है। छात्रों की तार्किक क्षमता, इसमें कोई रीजनिंग पावर भी छात्रों की एनहेंस नहीं हो रही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? अब देखिए, छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा कि उसने 336 मुंबई में बस स्टॉप है और दिल्ली में 127 ज़्यादा है। तो उसने इस तरह से लिख दिया कि एक ग्राफ बना दिया कि 336 है मुंबई में और दिल्ली में 127 ज़्यादा है। अब देखिए, सिंपल वो इस तरह से भी लिख सकता था कि 336 बस स्टॉप जो है वो मुंबई में है और दिल्ली में 127 ज़्यादा है उससे। तो वो क्या करेगा, सिंपल 336 को मैं 127 ऐड करके बता सकता था, ठीक है, कि दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं। लेकिन उसने जो उसका किसी भी प्रश्न को हल करने का जो तरीका है वो विश्लेषणात्मक है, यानी कि एनालिसिस उसने बहुत अच्छे से की है, बहुत अच्छे से समझा और उसको ग्राफ से दिखाया, बार से दिखाया। तो इसकी समस्या का समाधान करने की जो योग्यता है वो बहुत ही कुशल है उसमें। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर इसमें ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। यानी कि उसने अच्छे से समझा इस क्वेश्चन को और उसका विश्लेषण किया, उसकी समस्या हल करने की योग्यता बहुत ही अच्छी है। अब देखिए, और भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है, यानी कि कोई भी इसमें उसका जो एक्सप्रेशन है वो पुअर नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे से समस्या को समझा और उसका उत्तर दिया। अगला जो ऑप्शन है वो कह रहा है छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई। देखिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसने राइट प्रोसीजर यूज नहीं किया, उसने आंसर को ठीक दिया और बहुत ही अच्छे ढंग से दिया। छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता, तो ये ऑप्शन भी गलत है बिल्कुल ही। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है हमारा, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 408, 4008 और 4010। उन्हें उसने इस प्रकार पढ़ा: 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10। अब देखिए, वो दो दो की संख्या लेके पढ़ रहा है, यानी कि 30, 6, 40, 8, 408 और 40, 10, यानी कि वो दो दो अंकों को लगातार पढ़ रहा है, ठीक है। 3 अंकों की या 4 अंकों की संख्या को उसको पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही है। तो पढ़ने में जो वो त्रुटि कर रहा है वो उसका कारण क्या है? छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती है और कक्षा उबाऊ लगती है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह का आंसर नहीं दे सकते हम। छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। अब देखिए, छात्र अगर स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू को समझता तो वो उसका उपयोग भी जानता, क्योंकि अगर कोई चीज़ समझ में आ गई है तो उसका यूज़ भी वो जानता है। लेकिन वो 30, 6, 40, 8 इस तरह से पढ़ रहा है दो दो अंकों को, तो यानी कि ये ऑप्शन भी उसका गलत हो जाएगा। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इस तरह के आंसर भी हम नहीं दे सकते कि कोई भी छात्र ऐसा नहीं होता कि वो गणित का अध्ययन नहीं कर पाएगा। अगला जो सवाल है वो अगला जो ऑप्शन है वो कह रहा है छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो देखिए, ऑप्शन में जो दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 यही सही लग रहा है, क्योंकि वो दो दो अंकों को पढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि स्थानीय मान की संकल्पना को उसने अच्छी तरह से नहीं समझा और 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना उसे आसान लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 ये इसमें ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल होगा, यानी कि असेसमेंट ऑफ टाइम कक्षा 4 में पढ़ाई जा रही है, तो उसके लिए क्या आपके पैरामीटर्स होंगे। पहला ऑप्शन है केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, कि आपको कोई भी एनालॉग घड़ी दी गई है उस पर समय पढ़ना, क्या ये कक्षा 4 के लिए उचित होगा? नहीं। अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, यानी कि रीडिंग टाइम ऑन डिजिटल एंड एनालॉग, यानी कि दोनों ही घड़ियों पर समय पढ़ना आना चाहिए। आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध, यानी कि इसमें जो समय के जितने भी पैरामीटर हैं वो सभी पैरामीटर इसमें आपके ऐड हो रहे हैं। तो इसमें छात्र समय के जो बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है इसमें वो सभी पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा इसमें। अब देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, कि रीडिंग टाइम ऑन डिजिटल क्लॉक, केवल डिजिटल क्लॉक में समय पढ़ना और एएम पीएम के बारे में जानना, तो ये भी इसमें सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं समय के।
नेक्स्ट है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, डिजिटल क्लॉक पर समय पढ़ना। तो ये भी आपका एक पैरामीटर नहीं है कि छात्र को समय का पूरा पूरा ज्ञान इस तरह से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। ठीक है, गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या होता है, इसको आपको याद रखना है कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी कि बिल्डिंग ऑफ वन कंसेप्ट ऑन अदर। कि जब भी गणित में एक कंसेप्ट के आधार पर दूसरा कंसेप्ट बनाया जाता है तो गणित का कंसेप्ट जो है वो, गणित की जो आकृति है वो लंबी होती चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए और जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं कि चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, कि नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंज नहीं है, गणित के खेलों का सृजन, इसमें कि कोई मैथमेटिक्स गेम भी नहीं है जिससे कि गणित की लंबी आकृति बने, और ना ही कोई ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है जिससे गणित की लंबी आकृति की ओर संकेत हो। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ठीक हो गया ऑप्शन नंबर 4 कि बिल्डिंग ऑफ वन कंसेप्ट ऑन अदर। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5+3 = आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न बनाइए। अब देखिए 5+3 = क्या होता है 8, ये सभी को पता है, ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कोई और आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाना है जिसके आप कई तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। पहले ऑप्शन में भी एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है कि 5 और 3 का योग क्या होता है 8। अब सेकंड ऑप्शन कह रहा है हमारा 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। अब देखिए 5 में कि 8 मिलेगा, तो ये पता है कि 3 जोड़ेंगे तो 5 में 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा, कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। अब देखिए इसमें छात्र को सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिनका योग 8 हो सकता है, जैसे कि 1 और 7 8 हो सकते हैं, 6 और 2 8 हो सकते हैं। ठीक है, 3 और 5 8 हो सकती है। तो इसमें कई संख्याएं हो सकती हैं जिनका योग 8 हो, तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 5 और 3 का योग क्या है, तो ये भी एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है कि 5 और 3 का योग कितना है 8। ये भी आपका एक ही लाइन में आंसर खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। अगला जो सवाल है उसमें कह रहा है फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का अलमारी में किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है? अब देखिए शिक्षक इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू पढ़ा रहा है, यानी कि छात्र को पुस्तकालय में भेजने पर पता करवा रहा है कि कितनी पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, कितनी नहीं हैं, कितनी अलमारी में रखी हैं, कितनी बच्चों को पढ़ने को दी गई हैं। तो यानी कि वो ये बताना चाह रहा है छात्र को कि देखिए पुस्तकों की जो देखभाल है वो अच्छी तरह से नहीं हुई, जिससे कि इतनी सारी पुस्तकें नष्ट हो गई और किसी को कुछ पता भी नहीं है कि 20 पुस्तकें कहाँ चली गई। तो इसमें जो वैल्यू जो छात्र को पढ़ा रहा है शिक्षक वो है पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो ठीक हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और भी ऑप्शन है वो देख लेते हैं कि अन्य की सहायता कर, इसमें किसी भी तरह से कोई सहायता नहीं हो रही है, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, ना ही कोई साझेदारी हो रही है कि शेयरिंग, एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे को शेयर करके बुक पढ़ रहा है या दे रहा है। सहयोग की संवेदनशीलता यानी कि कोई भी कॉपरेशन भी नहीं हो रहा, सिर्फ छात्र को यह बताया जा रहा है कि पुस्तकों की देखभाल अच्छी तरह से नहीं हुई, तो पुस्तकों की देखभाल अच्छी तरह से करनी चाहिए ताकि वो नष्ट ना हो। तो ऑप्शन नंबर इसमें ठीक हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैंने आपको फरवरी के एग्ज़ाम में मैथ्स के जो पेडागोजी के क्वेश्चंस आए थे वो लगभग सभी आपको करा दिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। जल्दी ही आपको एक नए पेपर की एनालिसिस के साथ एक नई वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड बाय।